एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। एंजेलिना किसी से डर कर भाग रही होती है। तब अचानक से उसके सामने एक डेथ एंजल आ जाता है। फिर पता चलता है कि वो ये सब कुछ सपने में देख रही होती है और वो काफ़ी डर जाती है। और ठीक उसी समय ग्रेस भी वहाँ पर उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। उसका डरा हुआ फेस देखकर वो उसे समझाती है कि तुम्हें अपने डर से सामना करना होगा। उसके बाद ग्रेस बैन से मिलने आती है। बैन अपना पुराना रिसर्च लेकर वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में वहाँ पे एनएसए का एक न्यू डायरेक्टर ग्रीन आ जाती है। उसी तरफ कई दिनों की छुट्टी के बाद मिशेल ऑफिस में पहुँचती है और हर रोज़ की तरह जेरेड उसे मिलने आता है। वो लोग नॉर्मल बात करते हैं और कुछ ही देर में मिशेल का ध्यान अपनी डेस्क पर जाता है और उसके ऊपर एक एनवलप रखा होता है और उस एनवलप में फिशिंग गेमिंग के ऊपर एक वारंट निकला होता है। मिशेल उस मैसेज के बारे में जेरिड से बात ही कर रही होती है। इतने में कैप्टन उसे अपने कैबिन में बुला लेती है। घर पर डिटेक्टिव ग्रीन बैन से पूछताछ करती है और वो कहती है एक अनजान प्लेन अनजान जगह पे उतरता है, वो भी सरकार को बिना पता चले, और वहाँ से वो टेक ऑफ भी करता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बैन कहता है कि सॉरी मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो। डिटेक्टिव ग्रीन कहती है मुझे पता है कि तुम उसी प्लेन में थे, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम उस प्लेन में क्या कर रहे थे और तुम किसके लिए काम करते हो। अगर तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो तो मजबूरन मुझे तुम्हें अरेस्ट करना होगा। तभी ग्रेस वहाँ पर आकर उसे कहती है कि सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, अगर आपको बैन को अरेस्ट करना है तो उसके लिए आपको वारंट लाना होगा और बैन आपके सवालों के जवाब हमारे लॉयर के सामने देगा। और ये बात सुनने के बाद ग्रीन वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वो लोग जाने के बाद बैन ग्रेस से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है क्यूबा में वैंस को बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा होगा और उसके मुंह से कुछ बात निकाल नहीं सके तो वो लोग यहाँ पर आ गए मुझसे पूछताछ करने, ताकि मैं डर के मारे सब कुछ बता दूँ। मुझे किसी तरह से वैंस को वहाँ से निकालना होगा, इससे पहले कुछ गलत हो। ऑफिस में कैप्टन मिशेल से कहती है तुम पर लगे सारे चार्जेस को हटा दिए गए हैं और ये काम कैप्टन खुद करती है। दरअसल मिशेल एक अच्छी कॉप होती है और कैप्टन किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहती, बस उसे रूल को फॉलो करने के लिए थोड़ा सा फोर्स कर देती है और मिशेल भी हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद मिशेल कैप्टन से एक रिक्वेस्ट करती है कि पिछली बार जिस लेक में वो 3 आदमी गिरे थे उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली होती है, तो मिशेल ये चाहती है कि वहाँ पर जाकर वो खुद ढूंढे। इसके लिए वो जेरिड को अपने साथ लेकर जाना चाहती है, लेकिन कैप्टन उसे मना करती है और वो कहती है कि तुम जेरिड के बिना जाओ, लेकिन जाते वक्त तुम मिकामी को अपने साथ लेकर जा सकती हो और ये वही उसकी न्यू पार्टनर होती है। हॉस्पिटल में जीक सानवी से मिलने आता है, लेकिन सानवी काफ़ी बिजी होती है, इसके लिए जीक को वहाँ पर वेट करना होता है। ऑफिस में मिशेल उस लेक का वीडियो फुटेज चेक करती है जहाँ पे उन 3 क्रिमिनल की डूबकर मौत हो गई थी। उसकी पार्टनर कहती है भला उन लोगों की बॉडी जा आ सकती है जो कि हमें ढूंढने पर भी नहीं मिली। वो आगे कहती है कि मुझे लगता है कि वो लोग मरे नहीं, वो लोग उस रात डूबने के बाद वो वहाँ से बचकर अपने आप को उन्होंने छुपा लिया होगा। मिशेल कहती है हो सकता है, पर मैं भी यकीन से नहीं कह सकती। इतने में वीडियो में वो 3 आदमी दिख जाते हैं और यही डर के कारण मिशेल तुरंत बैन को फ़ोन करती है और वो बैन से कहती है कि वो 3 क्रिमिनल अभी भी जिंदा है और इस वजह से घर में भी टेंशन का माहौल हो जाता है। ग्रेस कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो नेचर के बिल्कुल अलग है, मतलब कि इतने ठंड में भी कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है। तब बैन उसे डेथ डे के बारे में कहता है जैसे कि पिछली बार ग्रिपिंग भी पानी में से बाहर निकला था, बिल्कुल उसी तरह। और यहाँ पर वो दोनों जन अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं। अब वो तीनों बाहर तो निकले हैं, फिर वो क्या कर सकते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वो स्कैल को फिर से किडनैप भी कर सकते हैं। तभी वो दोनों जन काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। तब बैन कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि उन तीनों को ऐसा लगता होगा कि स्कैल भी उनके साथ डूबकर मर गया है। ग्रेस कहती है अगर ऐसा है तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। तब वो डिसाइड करते हैं कि स्कैल को कहीं पर छुपाना होगा, जब वो लोग वापस आएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि स्कैल अब जिंदा नहीं है। लेकिन ग्रेस कहती है कि कितने दिनों तक। बैन कहता है कि स्कैल को 84 डेज तक हमें छुपाना होगा, जैसे कि पिछली बार 84 डेज के बाद ग्रिपिंग भी मर गया था। बैन आगे कहता है कि लेकिन हम स्कैल को छुपाएंगे कहाँ। ग्रेस कहती है मैं इसे अपने सौतेले भाई के पास लेकर जाती हूँ, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। बैन कहता है इतने सालों से तुम अपने भाई के पास तो नहीं गई, लेकिन क्या वो आप मानेगा? ग्रेस कहती है हमें उसे मनाना होगा और मैं उसे मनाऊंगी। और इस तरह से वो लोग डिसाइड करते हैं। जंगल में मिशेल और मिकामी उन 3 क्रिमिनल को ढूंढने जाते हैं। तब वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पानी में से बाहर निकलने के बाद उन 3 क्रिमिनल कहाँ पर गए होंगे। और इतने में मिशेल को वहाँ पर एक जन का कपड़ा मिल जाता है। तब अचानक से वहाँ पर किसी लेडी का चिल्लाने का आवाज़ आता है। वो दोनों जन उसकी तरफ जाते हैं। तब पता चलता है कि उस लेडी को बांधकर बुरी तरह से जख्मी किया होता है।
वो लेडी कहती है कि मुझे और मेरे पति को मारकर उन्होंने हमारी गाड़ी लेकर चले गए। घर पर बैन सामान पैक कर रहा होता है और वो स्कैल को कहता है कि तुम लोगों को मामा के पास जाना है। पिछले कई सालों से तुम लोग वहाँ पर नहीं गए और तुम्हारी मॉम को भी अपने भाई से मिलने की इच्छा है। और बेडरूम में एंजेलिना को फिर से वही विजन दिखाई देते हैं और इस वजह से वो काफ़ी डर जाती है। तब वहाँ पर ऑलिव आ जाती है और वो उसे समझाती है कि मेरे डैड और स्कैल को भी कॉलिंग आते हैं, लेकिन वो उनसे डरते नहीं बल्कि वो उसे सामना कर कर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एंजेलिना कहती है कि मेरे कॉलिंग ज़रा अलग है, मैं इसे अंदाज में नहीं बता सकती। तब ऑलिव उसे कहती है इसका मतलब यह है कि तुमने अभी तक कॉलिंग को सॉल्व नहीं किया, तुम्हें इसे सॉल्व करना होगा, तभी तुम इस कॉलिंग से अपने आप को छुटकारा पा सकती हो। ऑलिव उसे आगे पूछती है कि तुम्हें कॉलिंग में क्या दिखाई देता है। एंजेलिना कहती है कि मुझे कॉलिंग में एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई देती है, मानो कि वो किसी ओल्ड स्कूल हो। तब ऑलिव उसे कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और फाइनली वो लोग तैयार हो जाते हैं अपने मामा के पास जाने के लिए, लेकिन ऑलिव और एंजेलिना उसे कहती है कि हम लोग आपके साथ नहीं आ सकते। ग्रेस कहती है कि तुम्हें यहाँ पर पता नहीं कि यहाँ पर कितना खतरा है, वो तीनों जन यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। लेकिन ऑलिव उसे कहती है कि मुझे एंजेलिना की कॉलिंग सॉल्व करनी है, डैड भी तो यही करते हैं, सभी लोगों की मदद। तब ग्रेस उसे कहती है बड़ी मुश्किल से हमारी फैमिली फिर से एक हुई है और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तब बैन उसे कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल मत करना, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और स्कैल भी कहता है कि मुझे पता है कि ऑलिव को एंजेलिना की मदद करनी होगी। और इस तरह से ग्रेस भी यहाँ पर मान जाती है। लैब में सानवी जिक को चेक करती है, तब उसे अजीब लगता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों के बाद जिक मरने वाला था अपने फ्रोजन बाइट की वजह से। जिक कहता है उस दिन के बाद मेरे बॉडी के सारे फ्रोजन बाइट चले गए और मैं एकदम से ठीक हो गया। और यही बात सानवी को काफ़ी परेशान करती है। इतने में वहाँ पर बैन आ जाता है और वो जिक से कहता है क्या तुम्हारा मोबाइल ऑफ है, तो उसे ऑन करो, मिशेल तुम्हें कॉल कर रही है। जिक कहता है क्या सब ठीक है। बैन कहता है कि उन 3 क्रिमिनल अभी भी जिंदा है। तब ये बात सुनकर जिक काफ़ी परेशान हो जाता है और वो तुरंत मिशेल से मिलने जाता है। जिक जाने के बाद सानवी बैन से वैंस के बारे में पूछती है। बैन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वैंस के बारे में एनएसए को कुछ भी पता होगा, ना ही उस टेल के बारे में। सानवी कहती है अगर ऐसा है तो काफ़ी अच्छा है। बैन कहता है कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, अगर उन्हें कुछ पता चलता तो वो लोग कुछ ना कुछ तो एक्शन ज़रूर लेते, लेकिन हमारे सामने एक मुसीबत और है। और इतने में बैन अपना हाथ उसे दिखाता है, उसका हाथ काफ़ी जख्मी होता है। ये देखकर सानवी काफ़ी डर जाती है और वो तुरंत उसका ब्लड सैंपल ले लेती है ताकि इसकी लैब में जांच कर सके। मिशेल और मिकामी जेरिड से कोऑर्डिनेट कर उन तीनों का पता लगाने की कोशिश करती है। इतने में सामने से एक वैन आती है और वैन में वो 3 क्रिमिनल होते हैं। मिशेल तुरंत उनका पीछा करती है और मिशेल से पीछा छुड़ाने के लिए वो मिशेल के गाड़ी के आगे गैस का सिलेंडर डाल देता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं। एक कहता है क्या जरूरत थी तुम्हें उनके गाड़ी के आगे गैस सिलेंडर डालकर उन्हें उड़ाने की। दूसरा कहता है तुम्हें पता है हम जब मरे थे तब विंटर था और हम जब पानी में से बाहर निकले हैं तो समर चालू है, इसका मतलब कई दिन बीत चुके हैं, बिल्कुल फ्लाइट 828 के पैसेंजर की तरह। पहला कहता है ये तो अच्छी बात है, हमें फिर से एक जीने का मौका मिला है। तुमने देखा लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने उस बच्चे को किडनैप किया था और हम चारों पानी में गिर गए और इस वजह से हम तीनों जन मर गए थे, तो हमें फिर से एक जीने का मौका मिला है, तो इसे हमें अच्छी तरह से जीना चाहिए। सीक्रेट ऑफिस में बैन वैंस के पार्टनर का वेट करता है और जब वो आने के बाद बैन उसे कहता है कि हमें वैंस को ढूंढना चाहिए। इसके लिए वो एक प्लान बनाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पार्टनर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और ये वैंस का ऑर्डर था, और वैसे भी तुम एक मैथ्स के टीचर हो, ना ही मिलिट्री के ऑफिसर। वो नहीं चाहते थे कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें अलग किया था। बैन उसे वो फिंगर रिंग दिखाता है और उसे कहता है कि उन्होंने मुझे ये रिंग दी थी उनके वाइफ को देने के लिए। अब जब मैं उनके पास जाऊंगा तो उन्हें मैं क्या कहूँ कि वो वापस नहीं आएंगे। रिंग देखकर उनका पार्टनर उसे कहता है कि उन्होंने तुम्हें चुना था उस रिंग के लिए, तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब यह है कि वो सबसे ज़्यादा तुम पर भरोसा करते हैं। ऑलिव और एंजेलिना पुराने स्कूल के पास जाते हैं। स्कूल के खिड़की के ऊपर 3 पेंटिंग होती है। एंजेलिना उसमें से एक पेंटिंग की तरफ इशारा कर ऑलिव से कहती है कि यही पेंटिंग है जो कॉलिंग में मुझे दिखाई देती थी। ऑलिव कहती है ज़रा तुम और सोचने की कोशिश करो, और तुम्हें क्या दिखाई देता था। एंजेलिना पूरी डिटेल में उसे कहती है और वो कहती है पिछली बार इस पेंटिंग ने जब मुझे पकड़ा था तो उसके हाथ में एक तराजू था, मानो कि बुराई और अच्छाई का। ऑलिव कहती है तो तुमने उसका चेहरा नहीं देखा था, तो इसका मतलब यह है कि वो एंजल नहीं हो सकता। एंजेलिना आगे कहती है कई साल पहले जब ये नया स्कूल बना था तो यहाँ पे कुछ बच्चों ने एक कैप्सूल दफन किया था,
मुझे लगता है कि वो मैं थी। ऑलिव हंसकर उसे कहती है, इसका मतलब यह है कि तुमने टाइम ट्रैवल किया है। एंजेलिना उसे कहती है, शायद हाँ। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एंजेलिना उसे रुका देती है और उसे कहती है कि इसी जगह पर मैंने कुछ तो दफन किया था, और ऑलिव वहाँ पे खोदना शुरू कर देती है। और ग्रेस फाइनली अपने भाई के पास पहुँच जाती है, लेकिन उसका भाई उसे देखकर ज़रा भी खुश नहीं होता। वो कहता है, पूरे 10 साल हो चुके हैं और तुमने मुझे मिलने की ज़रा भी कोशिश नहीं की, और आज जब तुम मेरे दरवाजे के सामने खड़ी हो, यकीन मानता हूँ कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी, नहीं तो तुम यहाँ पर कभी नहीं आती। और वो कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन ग्रेस उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई ज़रा भी नहीं मानता और उसके मुंह के सामने वो दरवाज़ा बंद कर देता है। ज़मीन खोदने के बाद ऑलिव को उस गड्ढे में एक बॉक्स मिल जाता है। एंजेलिना उसे खोलने की कोशिश करती है और उसमें कई सारे पुराने चीज़ें होती है और उसमें एक फ़ोटो भी होता है। ऑलिव कहती है, मुझे लगता है ये शायद तुम्हारे बचपन का फ़ोटो हो सकता है, जो कि तुम्हारे मॉम डैड ने खींचा होगा। लेकिन एंजेलिना को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता और वो कहती है, मुझे नहीं पता कि ये फ़ोटो किसने खींची। लेकिन एंजेलिना काफ़ी खुश होती है ये सोचकर कि उसने जो भी कुछ कॉलिंग में देखा था वो सब कुछ सच था। ऑलिव उसे कहती है कि मुझे लगता है कि कॉलिंग यही कहना चाहती थी, तुम्हारे चीज़ों के पास वो तुम्हें वापस लाना चाहती थी, तो इसका मतलब ये है कि कॉलिंग तुमने सॉल्व कर दिया। आगे बैन किसी से तो मिलने जाता है और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि वैंस की वाइफ होती है। बैन कहता है कि वैंस अभी भी जिंदा है, लेकिन फ़िलहाल वो मुसीबत में है। उसकी वाइफ उस पर चिल्लाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी जोखिम उठाई थी, तो तुम्हें ही इसे सब कुछ ठीक करना होगा और उन्हें सही सलामत यहाँ पर लाना होगा। बैन उसे वो रिंग देता है और वो उसे कहता है कि ये रिंग मुझे वैंस ने दी थी। उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम इस रिंग को पढ़ो, इस पर कुछ तो मैसेज लिखा है और उस पर लिखा होता है, यू शैल कुड नॉट द ट्रूथ, मतलब जब तुम सच जानोगे। और ठीक ऐसी ही रिंग वैंस के वाइफ के पास भी होती है और उस पर लिखा होता है, सच्चाई होगी आज़ादी। और ये सुनकर बैन ज़रा सोच में गिर जाता है। ऑलिव और एंजेलिना उसी शॉप के पास जाते हैं जिस शॉप के सामने एंजेलिना ने बचपन में फ़ोटो खिंचवाया था। ऑलिव अपने लिए नैपकिन मांगती है और ठीक उसी समय एंजेलिना के पॉकेट में से वो फ़ोटो गिर जाता है। अपने भाई से ना सुनने के बाद ग्रेस अपने लिए होटल में रूम बुक करना चाहती है। इतने में उसका भाई बास्केटबॉल लेकर बाहर खेलने आता है और वो स्कैल से कहती है, ये तो अच्छी साइन है, मेरा भाई बाहर बास्केटबॉल लेकर खेलने आ चुका है। स्कैल उससे पूछता है कि वो कैसे। वो कहती है, बचपन में वो अक्सर ऐसा ही करता था, जब भी वो अपनी बात मनवाना चाहता है वो ऐसे ही बॉल लेकर बाहर खेलने आता है। और इसमें स्कैल कहता है कि हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और स्कैल अपना बॉल लेकर मामा के साथ खेलने लगता है। वो तीनों उसी शॉप के पास पहुंच जाते हैं जिस शॉप के सामने एंजेलिना और ऑलिव थी। उसमें से एक जन उस शॉप को लूटने का प्लान बनाता है, लेकिन उसका दूसरा साथी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और वो शॉप लूटने के लिए आगे बढ़ता है। और ठीक उसी समय वायरलेस के ऊपर मिशेल और मिकामी को ये खबर चल जाती है और वो लोग तुरंत वहाँ पर निकलते हैं। स्कैल अपने मामा के साथ खेलते खेलते उन्हें समझाने की कोशिश करता है और उन्हें ग्रेस से बात करने के लिए सजेस्ट करता है। वो तीनों जैसे ही शॉप लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं, इतने में उन्हें कॉलिंग सुनाई देती है, गो टू हर, उसके पास जाओ। और उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है और इतने में वहाँ पे पुलिस आ जाती है। लेकिन उन्हीं में का एक आदमी उस फोटो को देखता है जो एंजेलिना के पॉकेट में से गिरा था और वो फ़ोटो देखकर वहीं पर रुक जाता है और बाकी के उसके दूसरे साथी वहाँ से भाग निकलते हैं। मिशेल उसे अरेस्ट कर लेती है। आगे बैन ग्रेवड में जाता है और वैंस की कब्र के सामने खड़ा हो जाता है और उसे फॉलो करते करते वैंस का पुराना पार्टनर वहीं पर पहुंच जाता है और वो कहता है, मुझे नहीं लगता कि वैंस यहाँ पर होंगे। बैन कहता है, ये सच है, वो यहाँ पर नहीं बल्कि वो ज़िंदा है। वैंस का पार्टनर उनसे मिलने की मांग करता है, लेकिन बैन उसे मना करता है और वो उनसे कहता है कि वैंस अभी भी ज़िंदा है, लेकिन वो फ़िलहाल अरेस्ट है, उसे क्यूबा में अरेस्ट कर लिया गया है और मुझे नहीं लगता कि वो लोग वहाँ से उनको छोड़ेंगे। बैन आगे कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर मैं क्या करूँ। वैंस का पुराना पार्टनर उसे कहता है कि वैंस इस देश का टॉप जासूस है और उन्हें कोई भी पकड़ नहीं सकता। फिर कैसे? बैन कहता है, क्या हो अगर ये बात तुम एजेंसी में लीक कर दो तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी और इससे दबाव बढ़ जाएगा, तो शायद उन्हें वैंस को छोड़ना ही पड़ेगा। तब उसका पार्टनर कहता है कि मैं अपनी पूरी पावर का यूज़ कर कर वैंस को किसी भी हालत में बाहर निकालूंगा। वो आगे बैन से पूछता है कि आप लोग जिस काम के लिए वहाँ पर गए थे क्या वो सच में हो चुका है। बैन कहता है, हमें फ़्लाइट 828 का हिस्सा मिल चुका है और मिशेल उसे अरेस्ट कर कर गाड़ी में बिठा देती है और वो कहती है कि ये फ़ोटो NYPD की प्रॉपर्टी है। इतने में वहाँ पे ऑलिव और एंजेलिना आ जाते हैं।
एंजेलिना कहती है कि यहाँ पर मेरी एक पुरानी फ़ोटो गुम हो गई है, बस मैं उसी को ढूंढने आई हूँ। तब वो फ़ोटो मिशेल के पास मिल जाती है। एंजेलिना कहती है कि ये फ़ोटो मेरी है। इतने में वो आदमी कहता है कि ये तो फ़ोटो मेरी है। एंजेलिना कहती है कि इस फ़ोटो में जो लड़की है वो मैं हूँ, जो कि मैं 10 साल की थी। वो आदमी कहता है कि इस फ़ोटो में जिस लड़की के पीछे वो काउंटर है वहाँ पे जो खड़ा है वो मेरा भाई है, और वो जिस लड़की को घूर रहा है वो मैं हूँ। लेकिन एंजेलिना वो फ़ोटो अपने पास रखना चाहती है, लेकिन मिशेल उसे मना करती है और वो कहती है कि ये एक सबूत है और ये NYPD की प्रॉपर्टी है। इतना कहकर मिशेल उसे पुलिस स्टेशन में लेकर जाती है, लेकिन जाते वक्त दोनों जन एक दूसरे को घूरते रहते हैं। आगे सानवी लैब में बैन का ब्लड टेस्ट कर रही होती है। इतने में वहाँ पे जीक आ जाता है। सानवी उससे नजर चुरा कर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जीक उसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम जानबूझकर अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रही हो, ऐसा क्यों? जीक उसे आगे कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम लोगों की मदद कर रही हो, लेकिन अपने आप को इतना टॉर्चर कर कर ये अच्छी बात नहीं। ऑफिस में कैप्टन मिशेल को अप्रिशिएट करती है और वो कहती है कि तुमने 3 जन में से एक को पकड़ा, लेकिन अभी भी 2 जन बाहर घूम रहे, उसे भी जल्द से जल्द पकड़ लो। तभी मिशेल उससे वो फ़ोटो मांगती है जो कि ऑफिस में उसने जमा किया होता है, और कैप्टन उसे मना नहीं करती और वो उसे दे देती है, इस वजह से कि ये भी फ़ोटो किसी की याद हो सकती है और ये सबूत के लिए काफ़ी नहीं। कैप्टन उसे आगे पूछती है कि मैंने वो वीडियो फुटेज देखा, क्या लगता है तुम्हें वो तीनों जन 3 महीने तक कहाँ छुपे होंगे? मिशेल उसे बहुत कुछ बोलना चाहती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती, इस कारण से क्योंकि वो जो भी कुछ कहेगी कैप्टन उसके ऊपर यकीन नहीं करेगी, और इस कारण से वो कुछ नहीं बोलती और वो चुपचाप कैबिन में से बाहर आ जाती है। घर पर बैन को एक मैसेज आता है कि हमने वैंस को ढूंढ निकाला है, और यही खुशी की खबर वो वैंस की वाइफ को फॉरवर्ड करता है। इतने में टीवी पर एक न्यूज़ आती है और न्यूज़ में पता चलता है कि फ़्लाइट 828 से हमें कुछ सबूत मिले हैं, और सबूत के तौर पर हमें ये पता चला है कि दरअसल 2 प्लेन थे और उसमें से एक प्लेन के यात्री अभी नीचे उतरे हैं, लेकिन दूसरा प्लेन अभी भी गायब है। और ये न्यूज़ सुनकर बैन शॉक में गिर जाता है, और ठीक उसी वक्त बैन के घर के दरवाजे पे मीडिया आ जाती है उससे बात करने के लिए, लेकिन बैन अलीव से कहता है कि हमें ये बात तुम्हारी मॉम को बतानी चाहिए। और एपिसोड के आखिर में पता चलता है कि बेन स्टोन के ब्लड सैंपल में से एक अजीब तरह की लाइट निकल रही है, और घर पर बैन के हाथों में से वही सेम लाइट निकल रही होती है। फिर पता चलता है कि उस टेल को किसी सुरक्षित जगह पर रखा गया है, और उस पर लगे बैन के फिंगरप्रिंट वो भी ग्लो कर रहे हैं। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीज़न 3 का एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। अगर आपने सीज़न 1 और सीज़न 2 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।